हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विथ आर्चेस। तो अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ था, पिछले 4 चैप्टर्स जो भी हमने किए, हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले इंडिटर्मिनेसी निकालना देखा। ठीक, किसी भी स्ट्रक्चर की इंडिटर्मिनेसी क्या होती है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो अभी स्ट्रक्चर से पहले हम लोग जब फॉर्म पढ़ते थे तो फॉर्म के टाइम पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते थे। So now when we are moving forward, when we are doing structures, we are going to talk about the indeterminacy and the analysis of indeterminate structure. तो हमने पहला एनालिसिस करने से पहले ये देख लिया कि इंडिटर्मिनेसी कैसे निकालें। फर्स्ट चैप्टर हमारा ये हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा कि इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर सब आपको पता है, उनकी एनालिसिस कैसे करोगे। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। ठीक, कितने मेथड थे, यूनिट लोड मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मूवमेंट एरिया मेथड। So all these methods we have discussed, and then next chapter we have discussed the matrix method. ठीक, flexibility and stiffness matrix method we have already discussed, and after that फोर्थ चैप्टर जो है हमने फुली डेडिकेट किया ट्रस्ट को। ठीक, ट्रस्ट में हमने ट्रस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है। ठीक, ट्रस्ट की आईएलडी किस तरह से बनेंगे, हमने क्या किया, आईएलडी वगैरह सब देख लिया कि ट्रस्ट से पहले हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम भी पढ़ा था। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में हमने क्या देखा था, हमने एनालिसिस में बीम्स एंड फ्रेम्स की एनालिसिस प्रॉपरली किस तरह से करते हैं वो देख लिया था। तो आईएलडी में मैंने बताया कि आपको कैलकुलेशन मेथड ना जान के ग्राफिकल मेथड से आप किस तरह से सॉल्व करोगे। सो दैट वाज अ ग्राफिकल मेथड दैट वी कॉल्ड एज आईएलडी, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कर लिया, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, ट्रस्ट। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बाद हमने ट्रस्ट पढ़ा। लाइक ट्रस्ट एकदम सेपरेट पार्ट बना दिया जिसमें हमने ट्रस्ट की इंडिटर्मिनेसी से लेकर ट्रस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। दो ही मेथड्स थे, मेथड ऑफ जॉइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन। इन दोनों मेथड से आप एनालिसिस कर सकते थे। एंड ट्रस्ट का आईएलडी आपको सेपरेट बता दिया कि आप किस तरह से ट्रस्ट का आईएलडी बनाओगे। नाउ इन द वेरी लास्ट चैप्टर, तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 हो गया। अभी तक हमने 5 चैप्टर्स देख रखे थे, ये चैप्टर 6 है जहाँ पे हम आर्चेस की बात करने वाले रहेंगे। अब देखो, आर्चेस आपका डिफरेंट है फ्रॉम ट्रस, डिफरेंट है फ्रॉम बीम। इसकी प्रॉपर्टीज आप बीम की तरह बोल सकते हो, बट इट वी कैन से इट लाइक इट इज अ बेटर वर्जन ऑफ बीम। बेटर वर्जन कैसे हो जाएगा कि ये क्या करेगा, आपका बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस करेगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस करेगा जितना। अब देखो, जैसे ये आपका बीम है, क्या हो गया, जैसे कि ये कुछ इस तरह से बीम है, फिर से ये बीम है, राइट। मैं बोल रही हूँ कि बीम पे अगर मैं लोड लगाती हूँ, है ना, तो मेरी बीम कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी। वहीं इन केस हमारे पास आर्चेज हो, और वो ये थोड़ा टेढ़ा ही जा रहा है, कुछ इस तरह से आर्च होता है। अगर हमारे पास आर्च हो और आर्च पे लोड हो, तो आर्च का जो डिफ्लेक्शन है वो उतना नहीं आएगा। ठीक है, आर्च आपका बेंडिंग मोमेंट कैरी करने में बहुत ज्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन ऑफ बीम। तो हम मोस्टली आर्चेस को क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमारा बेंडिंग मोमेंट कम आए, डिफ्लेक्शन कम हो। डिफ्लेक्शन कम होगा तो विजुअली आप कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, अगर विजुअली हमको अच्छा दिख रहा है, ठीक है, वो लटका हुआ नहीं दिख रहा आपका बीम, कोई भी स्ट्रक्चर, तो आप उसमें कंफर्टेबल फील करोगे। सो दैट लेवल ऑफ कंफर्टनेस इज गिवन बाय आर्चेस। ठीक, और इसमें बेंडिंग मोमेंट कम आ रहा है तो आप देखो इजीली आपका क्रॉस सेक्शन भी कम हो जाएगा, क्योंकि लोड कम है तो कम ही क्रॉस सेक्शन बनाओगे, कम क्रॉस सेक्शन बनाओगे, आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाएगा। तो इसलिए इन सब केसेस में आर्चेस इज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी लाइक इट इज फार बेटर देन बीम्स। तो जो यही मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आर्च इज अ कर्व्ड मेंबर विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट इन द केस ऑफ लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर्स में अब आप क्या करोगे, आर्चेस का यूज करोगे ताकि बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस हो जाए। छोटे छोटे स्ट्रक्चर में आप आर्चेस नहीं बना सकते, तो ये याद रखो कि लॉन्ग स्पैन में आप क्या करते हो। अब देखो, बीम अगर लंबी हो जाएगी, ठीक, और इसमें सेंटर पे लोड आया, तो डेफिनेटली इसका डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट। हम 5 मीटर बीम दे रहे हैं, अगर हमने बोला कि हम 10 मीटर की बीम दे, ठीक है, और उसके सपोर्ट सिर्फ यही होगा,
तो भाई अगर वर्टिकल लोड आया उसका डिफ्लेक्शन विल बी वे मोर हायर। ओके, तो हम क्या करें उस केस में आर्चेस का यूज करें, तो वो क्या करेगा आपका बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस कर देगा। अब कैसे रिड्यूस करेगा ये हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अभी बस आप इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्टरी बस इतना याद रखो कि ये बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस कर रहा है, इसलिए हम इसको कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे रिप्लेस कर सकते हैं विद बीम। ओके, तो ये हो गया हमारा आर्चेस। तो अब देखो एक और चीज है, केबल एंड आर्चेस, ठीक है। काफी लोग केबल्स एंड आर्चेस में मतलब इनकी प्रॉपर्टीज को मिक्स कर देते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पहले ही डिफरेंस लिख रखा है कि आप केबल और आर्चेस में किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे। तो सबसे पहली चीज, केबल्स आर दी टेंशन मेंबर। आपकी जो केबल होती है, अब देखो सब चीज पे लोड, अब देखो बीम इस तरह से है ना, केबल भी कुछ इस तरह से ही तो लटकी होती है दो पोल्स पे, राइट। अब केबल पे भी वर्टिकली लोड अगर लगता है, वर्टिकल लोड लगता है, बट ये केबल क्या करती है इस तरह से, इसमें हमेशा टेंशन लोड रहता है ताकि क्या हो कि ये डिफ्लेक्ट ना हो, ठीक, लटके ना ज्यादा। तो केबल आपका टेंशन मेंबर होता है, बट आर्च जो है आपका कंप्रेशन मेंबर होता है, ठीक है। आर्च कंप्रेशन लोड लेगा। केबल जो है, अब देखो केबल पे हम इस तरह का लोड नहीं लगाते कभी, वो बाई चांस कभी केबल पे कोई बर्ड बैठ जाए है ना, तो उस केस में इस तरह का लोड आ जाता है, बट केबल पे इस तरह का कोई लोड नहीं होता, केबल आपका टेंशन लोड लेती है। अब केबल्स आर फ्लेक्सिबल मेंबर, द शेप ऑफ द केबल गेट्स चेंज्ड बेस्ड ऑन द पोजीशन। तो ये केबल आपका फ्लेक्सिबल है। आप नॉर्मली ये देखते हो घर के आगे कितनी केबल्स होती है, आप अपना केबल पे देखो कहीं पे भी लोड लगाओ वो उसी जगह से डिफ्लेक्ट होगी, राइट। जैसे कि ये केबल है ना, अरे बहुत तेज हो रहा है, 1 सेकेंड। जैसे कि ये केबल है ना, अब इस केबल पे मैं यहाँ लोड लगा दूं, अब देखो बर्ड, मान लो बर्ड यहाँ बैठ गई, बर्ड यहाँ बैठ गई तो इधर से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, बर्ड यहाँ बैठ गई तो ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो केबल शेप डिपेंड्स ऑन दी पोजीशन ऑफ लोड, ठीक, जिस तरह से वहां पे लोड लग रहा है वहां पे वो डिपेंड करेगी। बट आर्चेस क्या है, वो रिजिड मेंबर होता है, तो उनका शेप जो है लोड के प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता। तो ये हो गया सेकंड डिफरेंस। थर्ड है कि बेंडिंग मोमेंट जो है आपका किसी भी पॉइंट पे जीरो होगा केबल में, केबल में आपका हमेशा बेंडिंग मोमेंट जीरो आता है। अब लोग इसी पॉइंट की वजह से ना केबल और आर्चेस में कंफ्यूजन कर जाते हैं। आर्चेस में भी हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट कम होता है, शियर फोर्स बहुत कम होता है, केबल में भी बेंडिंग मोमेंट कम होता है। तो भाई डिफरेंशिएट कैसे करें, क्योंकि केबल टेंशन मेंबर है एंड केबल फ्लेक्सिबल है, आर्चेस कंप्रेशन है एंड आर्चेस रिजिड है। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि बेंडिंग मोमेंट हर पॉइंट पे जीरो होता है इन केस ऑफ केबल, बट इन केस ऑफ आर्चेस आपको क्या होगा, कंप्रेशन मेंबर, आर्चेस कंप्रेशन मेंबर है, और मैंने ये बोला है कि बेंडिंग मोमेंट लेता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में लेता है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स बहुत कम अमाउंट मिलेगा। तो ये हो गया आपके डिफरेंस। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। मैं ये बोल रही हूँ ना कि हम बीम, अब देखो बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ कि आर्चेस आपके बीम से बहुत अच्छे हैं, है ना, आर्चेस बीम से बहुत अच्छे हैं। अब अगर मैंने ऐसा बोला तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे अपने आसपास सिर्फ आर्चेस ही आर्चेस दिखने चाहिए था। मेरा घर भी आर्च से बना होता, आपका घर भी आर्च से बना होता, आसपास जितने स्ट्रक्चर होते हैं आपके कॉलेजेस, आपके ऑफिसेज, एवरीथिंग शुड बी मेड ऑफ आर्चेस। बट नो, इन केस ऑफ लाइक हम जनरल में देखें तो हम क्या है, आज के स्ट्रक्चर उतने कॉमन नहीं है लेकिन बीम बहुत कॉमन है। तो कुछ तो एडवांटेज होंगे आज के, बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, ठीक। तो एडवांटेज क्या है कि फॉर द सेम वैल्यू ऑफ लोड इंटेंसिटी, वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज लेस इन द आर्चेस फॉर द सेम स्पैन एज दैट ऑफ बीम्स। तो ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया। ये तो मैं बहुत फर्स्ट जब से स्टार्ट किया लेक्चर तब से मैं यही बोल रही हूँ, बेंडिंग मोमेंट आर्चेस में कम होता है। सेकेंड थिंग इज ड्यू टू लेस बेंडिंग मोमेंट इन आर्चेस आपका क्रॉस सेक्शन भी छोटा हो जाता है। अब कम लोड लग रहा है तो आप क्या करोगे, क्रॉस सेक्शन कम डिजाइन करोगे, मटेरियल की कॉस्टिंग कम हो जाएगी, स्ट्रक्चर आपका इकोनॉमिकल हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये हो गए आपके एडवांटेज। बट डिसएडवांटेज भी तो देखो,
आपकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, या फिर आर्च का कास्टिंग, आर्च में बोल रही हूँ कर्व होता है राइट, तो कर्व की कास्टिंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर आर्च इज डिफिकल्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं यूज करना चाहिए, कास्टिंग जो है उसका कंस्ट्रक्शन वो डिफिकल्ट होता है। सेकेंड थिंग है कि अब देखो आर्च जो है कहीं पे भी लाइक नॉर्मल हाइट पे नहीं मिलेंगे, हमारे घर की बिल्डिंग की हाइट पे नहीं मिलते हैं। आर्च बनाने के लिए आपको एक हाई राइज चाहिए होता है, ठीक है, बहुत हाई राइज होता है आर्च का, तो वो नॉर्मल बिल्डिंग्स में यूज नहीं हो पाते हैं। हम उनको आर्चेस को मोर स्पेसिफिकली कुछ बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में देखते हैं, म्यूजियम वगैरह में, है ना, और ब्रिजेस में, ठीक, तो उस जगह पे हम इसको यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका डिसएडवांटेज। नाउ नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं। अब हाँ, अब हमको बेसिक आइडिया है कि आर्च क्या है भाई, और किस तरह से डिफरेंस है ये बीम से एंड केबल से। अब देखो मैं यहाँ बताने वाली हूँ आपको टाइप्स ऑफ आर्चेस। अब टाइप्स ऑफ आर्चेस में मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे 3 आर्चेस पढ़ने वाली हूँ, ठीक है। 3 आर्चेस के टाइप्स हैं, एक तो है 3 हिंज आर्च, एक 2 हिंज आर्च, फिक्स्ड आर्च, ठीक। अब 3 हिंज आर्च में मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ देखो नेम जैसे बता रहा है वैसे दिख रहा है मुझे, 1 2 3, मतलब 2 तो सपोर्ट पे हिंज रहेंगे और एक एग्जैक्ट सेंटर में भी हिंज लगा होगा। सो दिस इज 3 हिंज्ड आर्च। अच्छा, 2 हिंज आर्च में क्या होगा, 2 हिंज आर्च में आपके 2 सपोर्ट पे हिंज लगे होंगे बट सेंटर में कोई हिंज नहीं है, सो इट इज ओनली सपोर्टेड बाय हिंज एट दी सपोर्ट। अच्छा, फिक्स्ड आर्च में क्या होता है, फिक्स्ड आर्च में आपका दोनों सपोर्ट जो है फिक्स्ड होंगे और सेंटर में कोई हिंज नहीं है, ठीक, तो दोनों सपोर्ट फिक्स्ड है। तो ये आपके 3 टाइप ऑफ आर्चेज हो गए। अब मैं ये बोल रही हूँ कि देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि 3 हिंज आर्च जो है आपका डिटर्मिनेट होता है स्टैटिकली। मतलब स्टैटिकली डिटर्मिनेट कैसे हुआ, अब देखो यहाँ पे एक तो आपका वर्टिकल लगेगा, एक हॉरिजॉन्टल लगेगा, ठीक, यहाँ पे वर्टिकल लगेगा, एक हॉरिजॉन्टल लगेगा। अब भले इस पे लोड कैसा भी लग रहा हो, है ना, लोड मान लो यूडीएल लग रहा होगा, कुछ इस तरह से यूडीएल लग रहा होगा, ठीक। अब यूडीएल भले ही वर्टिकल हो, अब देखो बीम से इसमें ये डिफरेंस है कि भले ही आप वर्टिकल दे दो लेकिन कर्व की वजह से मैं वहाँ क्या करती थी, मैं हॉरिजॉन्टल को नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल जो भी लोड लगता था उसको मैं नहीं मानती थी, बट यहाँ मुझे हॉरिजॉन्टल लोड को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मेरे को हॉरिजॉन्टल लोड कंसिडर करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ आर्च, तो यहाँ मैंने ये लिया। अच्छा, तो अब देखो 1 2 3 4, अब एक रिएक्शन यहाँ रिलीज होगी क्योंकि हिंज है, इंटरनल हिंज पे हमको पता है कि रिएक्शन रिलीज होती है। तो 4 - 3 हमारे पास 3 अननोन्स है और 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है स्टैटिकल इंडिटर्मिनेसी के लिए। क्या क्या, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एन जेड इक्वल टू 0। अब 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो ये आपका स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। सेम अब यहाँ देखो 2 हिंज आर्च में मैं बोल रही हूँ कि इंडिटर्मिनेट टू 1 डिग्री, कैसे भाई, 4 तो रिएक्शन ये होंगी। अब 4 है, 3 तो मैं निकाल लूंगी आराम से, कोई एक बच जाएगी, ठीक है, ये एक बच गई और इसको भी निकालने के लिए हमारे पास कुछ मतलब यहाँ पे कोई रिलीज नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सो इट इज इंडिटर्मिनेट टू 1 डिग्री। फिक्स्ड में क्या होगा, अब फिक्स्ड में मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास एक एक सपोर्ट पे 3 3 रिएक्शन आते हैं, है ना, एक सपोर्ट पे 3 3 रिएक्शंस आ जाते हैं। 3 तो मैं निकाल सकती हूँ बिकॉज वी हैव 3 इक्वेशंस, बट बाकी 3 मैं नहीं निकाल पाऊंगी, सो इट इज इंडिटर्मिनेट टू 3 डिग्रीज। तो अब ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ आर्चेस, आपको क्लियर होंगे। अब हम अपने इनका प्रोफाइल क्या हो सकता है, तो प्रोफाइल आप लिख लेना कि आपका ये प्रोफाइल जो है आर्चेस का, प्रोफाइल मतलब शेप, ठीक, तो प्रोफाइल आपका पैराबोलिक हो सकता है एंड सर्कुलर हो सकता है, ठीक है। मैं आपको पैराबोलिक के बारे में डिस्कशन करके पूरा बता दूंगी, सर्कुलर तो बहुत ही इजी है, अगर आप पैराबोलिक समझ जाओगे सर्कुलर विल बी वेरी इजी फॉर यू, यू कैन डू इट बाय योर ओन, ठीक है। तो प्रोफाइल ये हुए, और हमारे सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ने वाले रहेंगे, हमारे सिलेबस में सिर्फ हमको मतलब है 3 हिंज आर्च से एंड हमको मतलब है 2 हिंज आर्च से, ठीक है। फिक्स्ड आर्च से अभी हमको कोई लेना देना नहीं है, तो हम सिर्फ 2 हिंज एंड 3 हिंज ही पढ़ने वाले हैं, यहीं तक आपका मैक्स टू मैक्स ईएससी में भी सिर्फ यहीं तक पूछा जा सकता है। सो दिस इज इट with the types of arches and what we are going to study.
अब बेसिकली हम मेन चीज पे आते हैं, दैट इज एनालिसिस। ठीक है, अब हमको सारा बेसिक पता है आर्चेस के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस। अब देखो, आज अभी तक हम जो भी एनालिसिस करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि निकालते क्या है ना। बीम एक की एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा, शियर फोर्स निकालना होगा, रिएक्शंस निकालने होंगे। तो सेम जो आपकी हम यहाँ करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम एनालिसिस करने वाले हैं, और मैं पैराबोलिक की एनालिसिस करने वाली हूँ। एंड कैलकुलेट क्या क्या करने वाली रहूंगी, सपोर्ट रिएक्शन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट, किसी भी सेक्शन पे रेडियल शेयर। ठीक है, तो ये मैं कैलकुलेट करने वाली रहूंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सपोर्ट रिएक्शन के लिए। सपोर्ट रिएक्शन के लिए हम कैसे एनालिसिस करेंगे, तो इसको मैंने नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो, मैंने यहाँ पे पहले से ही आपका ये डायग्राम बना के रखा है। किसी भी आर्च का डायग्राम के लिए देखो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को इस तरह से आर्च बनाना होगा। ठीक, ये 3 इंच आर्च है, तो 1 इंच, 2 इंच और 1 इंच यहाँ पे सपोर्ट पे है। ठीक, अब मेरे को क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन निकालनी है, तो मैंने रिएक्शन के नाम दे दिए RA, HA, RB, HB। ठीक, अब इस आपके आर्च की मैक्सिमम हाइट सेंटर पे है, दैट इज H। ठीक है, और लेंथ इसकी है, हम यहाँ से यहाँ तक दो सपोर्ट के बीच के डिस्टेंस को लेंथ बोल देते हैं, दैट इज L। ठीक, अब मैंने क्या माना है कि मैं यहाँ पे यूडीएल लगा रही हूँ, यूडीएल लगा हुआ है पूरे आर्च पे। ठीक है, तो अब मुझे डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है, इसके लिए एनालिसिस करनी है। ठीक, तो इसकी एनालिसिस कर दूं मैं। तो इसकी एनालिसिस करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, लेट मी टेक सिग्मा एम बी इक्वल टू 0। मूवमेंट एट बी, किसी भी पॉइंट पे मूवमेंट निकाल लो। तो सिंपल मैं क्या लिखूंगी, आर इंटू एल माइनस ये डब्ल्यू इंटू एल बाय 2। ठीक है, ये लिखूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन से आर ए इंटू एल माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाय 2 इक्वल टू 0। राइट, तो यहाँ से एल से ये एल कैंसिल हो गया, वी कैन से आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाय 2, इट इज कमिंग पॉजिटिव, दैट मीन्स what the direction we have assumed that was like correct। ओके, तो अपवर्ड डायरेक्शन मैंने यहाँ पे बोला कि ये करेक्ट है। अब मैं दूसरा, मुझे आरबी निकालना है, तो मैं सिग्मा एफ वाई कर देती हूँ। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करूँ तो मैं बोल सकती हूँ आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल। ओके, तो मैं यहाँ से आर बी बोल सकती हूँ सिंपली डब्ल्यू इंटू एल माइनस डब्ल्यू एल बाय 2, तो डब्ल्यू एल बाय 2 ही बचेगा, और ये भी पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स जो हमने डायरेक्शन कंसिडर करी थी दैट वाज राइट। तो अब यहाँ मैंने आर ए और आर बी निकाल लिया। अब मुझे क्या सपोर्ट रिएक्शन चाहिए, तो एच ए और एच बी बचा है ना। क्या बचा है, एच ए और एच बी। अब इनको निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा, देखो, इनको निकालने के लिए अब मेरे को ये जो थर्ड हिंज है जो मैंने सेंटर पे लगाया है उसको यूज करना होगा। ठीक, तो मैं क्या करूँ, इस अब क्योंकि ये हिंज है तो मैं इस हिंज के इस तरफ का पार्ट ले लूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो किस तरह से होगा ये। ठीक, यहाँ पे आर ए एच ए, मुझे एच ए निकालना है अभी, तो मेरे को, और ये हो गया सी। ठीक, और इतने पे मैंने अभी यहाँ कहीं से इस तरह से लोडिंग लगा रखी है, डब्ल्यू और ये एल बाय 2 हो गया है ना, टोटल लोड डब्ल्यू एल बाय 2 हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, मैंने मोमेंट एट सी इक्वल टू 0 कर दिया। मोमेंट एट सी इक्वल टू 0 किया तो मैं क्या देखूँ, ये आर ए और ये डिस्टेंस हो जाएगा एल बाय 2। ये डिस्टेंस तो अपना एच है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, आर ए इंटू एल बाय 2 होगा, आर ए इंटू एल बाय 2 माइनस माइनस, देखो ये क्लॉकवाइज था, अब क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले आया तो मैं एंटी क्लॉकवाइज एच ए इंटू एच नेगेटिव में। ठीक, अब ये डब्ल्यू डब्ल्यू और ये कितने डिस्टेंस पे लगेगा, एल बाय 4 पे। ठीक है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो माइनस डब्ल्यू एल बाय 2, कितना डिस्टेंस, एल बाय 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं सिंपली
अब देखो मेरे को आर पता है और मेरे को बस ये सॉल्व करना है। तो मैं बोलूँ तो ये एच ए इंटू एच इज इक्वल टू आर ए कितना था मेरे पास, डब्ल्यू एल बाय टू था, है ना। तो एक तो ये इधर गया है, तो अगर मैं बोल सकती हूँ तो ये हो गया पॉजिटिव का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, ठीक है। और यहाँ ये इस तरह से गया तो नेगेटिव का आर ए कितना था, डब्ल्यू एल बाय टू, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 4। तो मैंने देखा तो एच ए की मेरी वैल्यू आ रही है इंटू एच, ये आ रहा है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 एच, ठीक है। तो ये एच इंटू एच, ये एच अभी हटा दो तो ये एच यहाँ चला गया नीचे, तो ये मेरा हो गया हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 एच, ये मैंने निकाल लिया। सिमिलर केस अब मेरे को एच बी करना है, तो एच बी मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँ, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 कर लूँ, एफ एक्स इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल में जितने फोर्सेस है तो उस हिसाब से मैं देखूंगी एच ए इक्वल टू एच बी आ जाएगा, है ना। एच बी इक्वल टू एच आ जाएगा क्योंकि यही दोनों है और एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हमारा एच बी जो है वो भी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 एच आता है। तो ये हो गया हमारे पास सपोर्ट रिएक्शंस, तो हमने पूरे निकाल लिए, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 एच, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 एच, और आर ए और आर बी भी मैंने कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, अब यही देखो एक और चीज मैं यहाँ करके आपको बता रही हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले, क्योंकि सपोर्ट रिएक्शंस तो अब हमारे पूरे कंप्लीट हो गए, राइट। अब हमको बीम पता करना है, बेंडिंग मोमेंट पता करना है, ठीक। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अब सपोज करो कि सेम लोडिंग आपकी बीम पे लग रही होती, सेम कंडीशंस होती है, एंड कंडीशन सेम, सेम लोडिंग, आरसीएस की जगह बस वो बीम होता, ठीक। तो कुछ इस तरह से, मतलब मैंने बोला कि यूडीएल लग रहा है और सपोर्ट आपका हिंज ही है, सपोर्ट हिंज ही है। अब ये आर ए, ठीक है, और आर भी लगेगा। अब देखो क्योंकि बीम में हॉरिजॉन्टल लग नहीं सकता क्योंकि पूरा वर्टिकल है, ठीक। हॉरिजॉन्टल करोगे तो वो 0 आ जाएगा, तो मैंने हॉरिजॉन्टल अवॉइड कर दिया। ये लोड है हमारा डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का। अब मैं यहाँ इसमें मैं अगर बोलूँ तो मैं आर ए मेरा यहाँ पे भी डब्ल्यू एल बाय 2 ही आएगा और यही इक्वल टू आर बी आएगा, अगर निकालो तो यही आएगा, और एच ए और एच बी जो है दोनों 0 होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे से अगर कोई बोले कि किसी भी सेक्शन एक्स पे मेरे को बेंडिंग मोमेंट बता दो, किसी भी सेक्शन एक्स पे, तो मैं क्या लिखूंगी, बेंडिंग मोमेंट मुझे बताना है, तो मैं ये मेरा मूवमेंट एट एक्स क्या होगा, ये ले लो, चलो क्लॉकवाइज, आर ए इंटू एक्स हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स, है ना। और क्या बचा है, डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बाय 2, तो ये नेगेटिव में क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक। तो ये मेरा क्या हुआ, मूवमेंट एट एक्स, मूवमेंट एट एनी लोकेशन एट एक्स फॉर बीम, ठीक है, यूडीएल के केस में। चलो, ये हो गई हमारी बीम में मूवमेंट किस तरह से निकालते हैं, ये मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ कि आर्चेज में आप किसी भी जगह पे बेंडिंग मूवमेंट कैसे देखने वाले रहोगे। तो बेंडिंग मूवमेंट एट अ सेक्शन एक्स एस लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। अब मैंने लेफ्ट सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस पर एक सेक्शन एक्स एस ले लिया है, सेम वही आर्च है। अब एक्स एक्स पे मैंने बोला कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस जो आ रहा है आर्च का, जो हाइट आ रही है वो वाई है एंड एक्स डिस्टेंस पर है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स है, ठीक। मुझे मूवमेंट निकालना है। अब देखो एच ए आर बी एच बी ये तो मुझे पता है, ठीक। अब मुझे बेंडिंग मूवमेंट निकालना है एट एक्स पे, तो मैंने लिखा मूवमेंट एट एक्स, ये मेरा क्या होगा, मैं अगर सेक्शन के राइट साइड वाला कंसिडर कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी आर ए, ठीक है, इंटू एक्स, चलो ओके, और ये हो गया क्लॉकवाइज एच ए इंटू वाई, ठीक। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस एच ए इंटू वाई। अच्छा, अब एक और चीज बची, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2। अब देखो इसको मैं, अभी आप देखना इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, तो अभी जो हमने पढ़ा है
उससे थोड़ा रिलेशन देखो। तो आर ए इंटू एक्स, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एच ए इंटू वाई। ठीक है भाई, ये हो गया एम एक्स, यही हो गया आपका मूवमेंट। अब ये देखो, इतना पार्ट देखो, इतने पार्ट से आपको कुछ याद आ रहा है? अभी हमने पढ़ा जस्ट कि बीम मूवमेंट होता है आर एम इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, तो यही देखो, मैंने बोला बीम मूवमेंट तो मेरा यही आर इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू। अब इसमें से माइनस एच ए इंटू वाई भी हो रहा है, मतलब एच ए हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इंटू वर्टिकल डिस्टेंस उसका, वो हम और घटा रहे हैं। तो देखो, जो मैंने सबसे पहले पॉइंट बोला था आरसीएस के बारे में कि आपका बेंडिंग मोमेंट क्यों रिड्यूस हो जाता है, तो बेंडिंग मोमेंट मतलब रिड्यूस तो होता है, लेकिन कैसे हो रहा है वो हमने यहाँ देखा कि बीम मूवमेंट तो इतना है, उसमें से भी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वजह से आपका मूवमेंट माइनस होता है। तो अगर मैं बोलूँ तो ये क्या है, ये चीज है आपकी बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू बीम, यस ड्यू टू बीम। ठीक है, और ये इतनी चीज क्या है आपकी डिडक्शन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इन आर्च। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिडक्शन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इन आर्च। ओके, अब देखो इसको मैं सिंपली बोल देती हूँ, ये इसको मैं बोल देती हूँ बीम मूवमेंट। ठीक है, ये आपका बीम मूवमेंट भी कहलाता है। ओके, और ये आपका एच मूवमेंट आप इसको बोल सकते हो। तो कहीं लिखा हो बीम मूवमेंट और एच मूवमेंट, कंफ्यूज मत होना, वो यही चीज है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे वाई वाई बताना है। तो देखो वाई ज्योमेट्रिकल है, पैराबोलिक है, तो पैराबोला के लिए वाई का अब देखो क्योंकि ये पैराबोलिक आर्च है तो मैं लिख दूं फॉर पैराबोलिक आर्च। क्योंकि देखो मुझे एक्स के टर्म्स में ही चाहिए है ना, वाई मेरा अभी देखो एक अननोन है एक्स और एक अननोन है वाई। वाई मेरा अननोन नहीं है क्योंकि किसी भी पैराबोलिक आर्च में मैं वर्टिकल डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला देती हूँ 4hx। ये सिंपल ज्योमेट्री है, आपने ऑलरेडी ये 11th-12th में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। सो ये होता है वाई 4hx एल माइनस एक्स अपॉन एल स्क्वायर। तो इस तरह से आप y की वैल्यू दे देते हो, जिस भी डिस्टेंस पे लेना हो वो x हो गया, h हाइट है और l आपकी लेंथ है। ठीक, तो ये मेरे को आपको ये फॉर्मूला एक याद रखना है। अब ये आप यहाँ रख दोगे और आर ए की वैल्यू बताइए, आपको x वैल्यू डालोगे और कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहीं पे ही मैं सॉल्व करती हूँ इसको आगे, ये रिमूव कर देती हूँ। मैं बोल रही हूँ कि इसको आगे मैं सॉल्व करती हूँ। आर ए मेरा कितना था, डब्ल्यू एल बाय टू था, है ना, और एक्स तो है। ठीक है, माइनस मेरा ये है डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, एच ए की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, एच ए की वैल्यू आई थी मेरी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट एच आई थी। ठीक है, और वाई मैं बोल रही हूँ कि कितना रख दूँ, वाई की वैल्यू मैंने रख दी कितनी, 4hx एल माइनस एक्स बाय एल स्क्वायर, ये रख दी मैंने। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, और अब मैं इसको यहाँ इस तरह से सॉल्व करती हूँ। मैंने बोला ये हो गया डब्ल्यू एल एक्स बाय टू। अच्छा, यहाँ देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल। ठीक है, 4 से ये 2 टाइम्स, तो अब ये मैंने लिखा माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू, और यहाँ मेरे पास क्या बचा फिर एंड में, डब्ल्यू बाय टू और एक्स, है ना, डब्ल्यू बाय टू एक्स। तो इसको मल्टीप्लाई करो एल में, तो डब्ल्यू बाय टू एल एक्स और माइनस में डब्ल्यू बाय टू एल एक्स। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस और डब्ल्यू बाय टू एक्स स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या बोला, अब देखो डब्ल्यू एल एक्स बाय टू माइनस डब्ल्यू एल एक्स बाय टू कैंसिल, माइनस से प्लस ये कैंसिल। अरे तो मैंने ये क्या देखा कि बीम मूवमेंट आपका एक्स पे जीरो आ रहा है, बेंडिंग मूवमेंट आपका किसी भी लोकेशन एक्स पे जीरो आ रहा है। तो जो मैं बोल रही थी कि एक स्पेसिफिक मतलब जीरो जो है आपका
हर केस में नहीं आता है, बेंडिंग मोमेंट हमेशा कम आने लगेगा बीम से, लेकिन ये एक स्पेशल केस है जहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट पूरा एंटायर आपके स्पैन पे 0 हो जाता है। कब? जब आपका आर्च के ऊपर यूडीएल लगा हो, ठीक है? जब आपका आर्च के ऊपर यूडीएल लगा हो, so you can say the bending moment in the entire arch is 0, right? तो मैं क्या बोलूंगी, यहाँ पे आप लिख लेना कि bending moment is 0 at entire span when UDL is on होल स्पैन, ठीक है? आधे स्पैन पे हो तो उस केस में नहीं बोल सकते हो, आपको फुल स्पैन पे यूडियल होना चाहिए, तब आप बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0 बोल सकते हो, ठीक है? अच्छा, तो अभी मैंने क्या देखा, इन केस ऑफ आर्चेस मैं बेंडिंग मोमेंट और किस तरह से दे सकती हूँ? मैं बोलूँ कि बीम मोमेंट मुझे पता हो, अगर मैंने पहले कभी बीम मोमेंट सॉल्व कर रखा हो, बस उसकी वैल्यू रखो, है ना? एट अ डिस्टेंस एक्स माइनस एच मोमेंट कर दो, एट अ डिस्टेंस एक्स, ठीक है? तो ये हुआ आपका क्या, मूवमेंट का पूरा एनालिसिस कि किस तरह से आपको किसी सेक्शन पे आर्च के बेंडिंग मूवमेंट निकालना है। अब थर्ड चीज, ये तो हो गई हमारी सेकंड, ठीक है ना? सेकंड देख लिया हमने। थर्ड मुझे बस एक देखना है कि रेडियल शेयर और नॉर्मल थ्रस्ट। तो मुझे रेडियल शेयर और नॉर्मल थ्रस्ट किसी भी सेक्शन एक्स एक्स पे निकाल के बता दो, ठीक है? फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। तो मैंने ना उसका एक डायग्राम बना लिया है एक छोटा, क्या लेफ्ट सपोर्ट से मैंने कट कर लिया, मान लो ये मैंने सेक्शन क्या किया, कट किया, यहाँ से एक्स एक्स पे मैंने कट कर लिया, ठीक? यहाँ से मैंने कट करके अपना सेक्शन निकाल लिया है। अब मेरे से ये बोला जा रहा है, ये कुछ ज्यादा टेढ़ा हो गया, कोई नहीं। अब देखो, मेरे पास आर ए है, मेरे पास एच ए है, ठीक है? अब और ये डिस्टेंस एक्स है। अब देखो, आप बीम में जब कोई क्रॉस सेक्शन कट करते थे तो आपको क्या मिलता था? शेयर फोर्स मिलता था, ठीक, और एक एक्शियल फोर्स मिलता था। ये सेम उसी की तरह है, यहाँ पे बस शेयर फोर्स का नाम चेंज करके ये रेडियल शेयर बोल देते हैं और एक्शियल फोर्स का नाम चेंज करके ये नॉर्मल थ्रस्ट बोल देते हैं। तो मैं अगर लिखूं तो देखो, बीम में मेरे पास, बीम क्या है? स्ट्रेट है। बीम क्या है? स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट में हमारे पास है शेयर फोर्स। आर्च हमारे पास, आर्च क्या है? कर्व्ड है, कर्व्ड शेप है। तो आर्च में हम बोलेंगे रेडियल शेयर, ठीक है? अब 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 मोमेंट की बात करूं तो, सॉरी नॉट मोमेंट, एक्शियल फोर्स की बात करूं, अब क्योंकि बीम स्ट्रेट है, कंपैरिजन देखो, एकदम नाम बस चेंज है लेकिन कंपेयर हम उस तरह से ही कर सकते हैं। तो बीम में मैं उसको एक्शियल फोर्स बोलती हूँ, लेकिन अगर वही मैं बात आर्चेस की करने लगूं, एंड बिकॉज आर्चेस आर कर्व्ड शेप, तो बस मैं नॉर्मल थ्रस्ट बोल दूंगी इसको, रेदर देन मैं इसको एक्शियल फोर्स बोलूं। तो मैंने बोला नॉर्मल थ्रस्ट। अच्छा, ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ शो करूं तो ये देखो, जो इसके नॉर्मल लग रहा होगा किसी भी सेक्शन पे, मान लो इसका नॉर्मल ये है, तो ये हो गया नॉर्मल, तो इसको एन एक्स बोला, ठीक है? नॉर्मल एट एक्स। और ये आपको क्या लग रहा है? शेयर फोर्स, तो एस एक्स बोल दिया मैंने इसको, ठीक है? ये हुआ मेरा क्या, नॉर्मल एंड शेयर, नॉर्मल थ्रस्ट एंड शेयर, रेडियल शेयर, ठीक? अब एक चीज मैं यहाँ बोल दूं कि ये तो है, ये है मेरा वर्टिकल, ठीक है ना? ये वर्टिकल और ये है, what हो गया, if I say this is horizontal, right?
तो ये एच एक्स लिख दिया मैंने, वी एक्स और एच एक्स, क्योंकि मुझे रिजॉल्व तो इन्हीं दोनों के अराउंड करना होगा ना, मैं इस एंगल के अराउंड नहीं एग्जैक्टली बता पाऊंगी, तो मुझे इसके अराउंड क्या एंगल बना रहा है वो मुझे देख लेने होंगे। ठीक है, तो अब देखो ये, इसको मैं थोड़ा बड़े उसमें यहाँ दिखाती हूँ। मैंने क्या बोला, ये है हमारा वर्टिकल है ना, ये है वी एक्स, और मैंने बोला कि ये है मेरा हॉरिजॉन्टल एच एक्स, और मेरे पास यहाँ लग रहा है नॉर्मल, इस तरह से नॉर्मल थ्रस्ट एन एक्स, और क्या हो रहा है, शियर फोर्स मेरा इस तरह से आ रहा है एफ एक्स, है ना। अच्छा, तो मैं क्या बोलूँ, ये किस एंगल पे है, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा होगा। अगर मैंने इसको थीटा ज्यूम किया, दिस इज ऑल्सो थीटा, एंड यहाँ पे मैं बोलूँ तो दिस इज ऑल्सो थीटा, राइट। अच्छा, अब देखो, अब अगर मुझे रेडियल शेयर निकालना हो तो मैं किस तरह से निकालूंगी। मुझे बात करनी है रेडियल शेयर की, तो ये है अपना एस एक्स, ठीक है ना। तो एस एक्स मेरा क्या होगा, मुझे एच एक्स और वी एक्स के बारे में पता है, क्योंकि ये डायरेक्शन मैं बता सकती हूँ, नॉर्मल है ये अपना, ठीक। बट ये तो है किसी भी एंगल थीटा पे है, तो उसको किस तरह से मैं बताऊंगी। तो ये क्या होगा, एस एक्स मेरा क्या है, वी एक्स कॉस थीटा, वी एक्स इंटू कॉस थीटा, और एच एक्स क्या है। अब क्योंकि देखो एच एक्स में मैं क्या बोलना चाहती थी, ये एस एक्स के टर्म्स में मुझे चाहिए, राइट। एस एक्स के टर्म्स में मुझे ये चाहिए, तो अब मुझे क्या करना होगा, एच एक्स को रिजॉल्व करना होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एच एक्स, एस एक्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एच एक्स को यहाँ रिजॉल्व किया, तो ये क्या हो जाएगा, एच एक्स, थीटा इधर है तो ये साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी मैं शो कर देती हूँ, तो ये टर्म मेरी क्या थी, वी वी एक्स, सॉरी दिस आई नीड टू शो हियर, राइट। तो ये मेरा क्या हुआ, वी एक्स के टर्म्स में बता रहे हैं, तो वी एक्स कॉस थीटा, तो दिस माइनस दिस करूंगी तो मेरे को एस एक्स मिल जाएगा। तो ये मैंने किया माइनस एच एक्स साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला जिससे कि आप रेडियल शेयर निकालोगे, ये आया आपका रेडियल शेयर। अब सेम वे में अगर मुझे नॉर्मल थ्रस्ट बताना हो, नॉर्मल थ्रस्ट, अब नॉर्मल थ्रस्ट ये इसकी डायरेक्शन में मुझे एच एक्स और वी एक्स को रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं करूँ तो एन एक्स लिख सकती हूँ मैं, एन एक्स क्या होगा, एक तो ये क्या होगा, एच एक्स कॉस थीटा, ठीक। अब ये एच एक्स यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, एच एक्स कॉस थीटा, और मुझे ये वी एक्स को भी इसी डायरेक्शन में जो है रोटेट करना है। तो ये मैं क्या बोलूंगी, वी एक्स साइन थीटा, क्योंकि देखो यहाँ पे थीटा ये होगा, राइट। तो ये एच एक्स कॉस थीटा, और इसी डायरेक्शन में मेरा क्या होगा, वी एक्स साइन थीटा। और देखो दोनों क्या है, हमारे नॉर्मल के डायरेक्शन में ही आ रहे हैं, है ना। दोनों नॉर्मल के डायरेक्शन में हमारे दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ वी एक्स साइन थीटा प्लस एच एक्स कॉस थीटा। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया क्या, नॉर्मल थ्रस्ट निकालने का। तो यहाँ मेरा क्या होता है, नॉर्मल थ्रस्ट और ये अपना शेयर किस तरह से निकालेंगे, रेडियल शेयर, ये तो मैंने जान लिया। ओके, अब देखो, अब मुझे ये पता होना चाहिए कि वी एक्स किस तरह से निकालोगे, एच एक्स किस तरह से निकालोगे। जब ये पता होगा तभी तो आप आगे सॉल्व करके रेडियल शेयर और नॉर्मल थ्रस्ट निकालोगे। तो यहाँ तो मैंने वी एक्स और एच एक्स के टर्म्स में दे दिया। अब मेरे को अगर ये वैल्यूज निकालनी हो, मतलब कि मुझे क्या चाहिए, वी एक्स चाहिए। तो वी एक्स हमारा क्या है, वी एक्स है हमारा शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन, है ना, एट एनी सेक्शन एक्स, ठीक। तो वी एक्स मैं सिंपली कैसे दे सकती हूँ, ये मेरा हो जाएगा
आर ए वी एक्स कितना हो जाएगा, आर ए माइनस डब्ल्यू एक्स। तो ये मेरी वैल्यू हो गई वी एक्स की। ठीक है, कैसे निकाली है मैंने, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करके। अच्छा, अब मुझे एच एक्स चाहिए। एच एक्स मेरा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल के ही बराबर होगा क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है। तो एच एक्स विल बी इक्वल टू एच ए। ये मैंने किस तरह से निकाला, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो, अब एक और अननोन बचा मेरा। देखो वी एक्स एच एक्स मुझे पता है, थीटा भी मुझे पता होना चाहिए। तो थीटा जानने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, मुझे आज का प्रोफाइल पता होना चाहिए। ठीक है, आज का प्रोफाइल क्या है, सर्कुलर है या फिर पैराबोलिक है। तो यहाँ मैंने आज का प्रोफाइल क्या लिया हुआ है, पैराबोलिक लिया हुआ है। तो उस केस में मैं बोल सकती हूँ कि y इज इक्वल टू 4hx अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स वाली इक्वेशन काम आएगी। अब मैं क्या करूँ, डी वाई ओवर डी एक्स कर दूँ इसको, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। ये एकदम बेसिक चीज है जो आप आज तक आपने हर उसमें थीटा निकालने के लिए करी है। तो एल माइनस 2x डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूं, तो वो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ दिस, राइट। तो यहाँ से मेरी थीटा की वैल्यू भी हो गई। तो इस तरह से आपको सारा आइडिया है कि आपको थीटा पता है, आपको शेयर फोर्स पता है, आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स पता है, और आपको रेडियल शेयर और नॉर्मल थ्रस्ट में बस ये वैल्यूज रख देनी है, तो आप निकाल लोगे, राइट। अब क्या करते हैं, एक और चीज याद रखो कि फॉर दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, इसके लिए आपका क्या होगा, रेडियल शेयर की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ये आप देखना आगे सॉल्व करके, आपका रेडियल शेयर हमें 0 आएगा इस केस के लिए। तो मैं लिख दे रही हूँ, फॉर दिस केस, तो ये केस भी आपको स्पेसिफिक लिखवा देती हूँ, तो आप नोट करके लिखो कि when three hinge arch is subjected to UDL over the entire span, ठीक है। तो in that case the entire value, like in that case the value of bending moment and radial shear is 0 at each and every सेक्शन। तो मैंने यहाँ पे फाइनल नोट करवा दिया आपको। पिछले वाले केस में आपको बेंडिंग मोमेंट 0 मिल रहा था, इस केस में आपको रेडियल शेयर 0 मिल रहा है। तो दोनों चीज आपकी 0 होती है कौन से केस में, जब आपका यूडीएल लग रहा हो ऑन 3 hinge arch ओवर द एंटायर स्पैन। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, 3 hinge arch की एनालिसिस पूरी फिनिश होती है।